Okay. A very good morning, people. Let us start the lecture now. कल हम लोगों ने अपना थर्ड लास्ट चैप्टर शुरू किया था, दैट वाज मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मॉडल टैक्स कन्वेंशन यानी एक ड्राफ्ट डीटीडब्ल्यू जिसके दो मॉडल है, ओईसीडी मॉडल, यूएन मॉडल। मेजॉरिटी ट्रीटीज आर बेस्ड ऑन ओईसीडी मॉडल बिकॉज यूएन मॉडल इज अ न्यू वन। और अब जो नई ट्रीटी बन रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, दैट इज ऑल मेड एज पर यूएन मॉडल। कुछ चीजें जो यूएन मॉडल में अलग है, ओईसीडी मॉडल फोकसेस मोर ऑन रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन एंड यूएन मॉडल मेनली फोकस ऑन सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। यूएन मॉडल का 12A 12B के जैसा कुछ आर्टिकल्स है जो ओईसीडी मॉडल में नहीं है, ये यहाँ पे वो सब बिजनेस प्रॉफिट में वहां पे कवर हो जाता है। ओईसीडी मॉडल सिर्फ पीई के थ्रू होने वाला बिजनेस प्रॉफिट टैक्सेबल करता है, और यूएन मॉडल बोलता है पीई के थ्रू प्लस पीई के जैसा जो सीधा बिजनेस किया वो भी आपको सोर्स कंट्री में टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। हम लोगों ने लास्ट में देखा था आर्टिकल 12A, दैट इज फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। ये रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये तीनों में क्या बोला गया, मेनली रेजिडेंट कंट्री विल टैक्स द सेम। पर अगर सोर्स एस्टेब्लिश हो जाता है, इफ द सर्विसेज आर यूज्ड इन योर कंट्री, इफ द मनी इज यूज्ड इन योर कंट्री, तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन सोर्स कंट्री। हाउएवर कितना परसेंट टैक्स लेना है ये बायलेटरल अग्रीमेंट से वो लोग डिसाइड करेंगे। सिमिलरली आर्टिकल 12B, अगेन ओईसीडी मॉडल में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, ये यूएन मॉडल का आर्टिकल है, नया एनेक्ट हुआ है। ओईसीडी मॉडल के अंदर ये चीज भी बिजनेस प्रॉफिट के अंदर कवर हो जाती है। नाउ व्हाट दिस आर्टिकल 12B सेज, इनकम फ्रॉम ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज। नाउ सी, यूएन मॉडल ने ये सारी चीजें अलग करी, बिजनेस प्रॉफिट में नहीं रखा। इसका मतलब ओईसीडी के अंदर ये सारी चीजें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो ही आप सोर्स में टैक्सेबल कर सकते हो, जबकि यूएन मॉडल ये सारी जगह पे कहीं पे भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा। जैसे कल फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस देखा, उसमें पीई का रेफरेंस नहीं था, सोर्स वर्ड लिखा हुआ था, जो अपने सेक्शन 9 से रिजेंबल करता है। सिमिलरली आर्टिकल 12B, ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विस, अगर आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के सीधा कोई डिजिटल सर्विस, लेट्स अज्यूम इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हो, तो इंडिया में आपका कोई पीई नहीं है। ओईसीडी मॉडल के हिसाब से ये चीज इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो इसे बिजनेस प्रॉफिट में कवर कर लेता है। और बिजनेस प्रॉफिट इंडिया में कब टैक्सेबल होता है, व्हेन देयर इज अ पीई इन इंडिया। तो ये फोकस किस पे करता है, अल्टीमेट कंजम्पशन पे फोकस करता है। नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज ओवर हियर, with the use of technology it's easy to do business without fixed place या without dependent agent या employee. So article 12B brought to preserve domestic law taxing the rights for the states for payment for automated digital service. ये सेक्शन 9 को ओवरराइड नहीं करने देना चाहता, इन सिंपल वर्ड्स ये हमारे डोमेस्टिक लॉ को ओवरराइड नहीं करना चाहता। एज पर पैराग्राफ 5 of this article, what is automated digital service? It means service provided on internet और अनदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क विथ मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। बराबर है। पैरा 6 ने कुछ एग्जांपल दिए इसके, म्यूजिक कैटलॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, सप्लाई ऑफ यूजर डेटा, ऑनलाइन सर्च इंजन, डिजिटल कंटेंट सर्विस, ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड सर्विस, स्टैंडर्डाइज डिजिटल टीचिंग। बेसिकली जितनी भी चीजें इंटरनेट के थ्रू यूज हो सकती है, ऑनलाइन डिजिटली यूज हो सकती है, वो सब इसमें कवर हो जाएगी। दैट इज ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज। ओईसीडी मॉडल है तो कहां पे कवर होगा, आर्टिकल 7, दैट इज बिजनेस प्रॉफिट, और तभी टैक्सेबल होगा व्हेन पीई इज इन योर कंट्री। यूएन मॉडल के अंदर पीई की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स थ्रू ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विस, पहले बोला इट विल बी टैक्सेबल इन रेजिडेंट कंट्री, आप जहां के रेजिडेंट हो वहां पे मेनली टैक्सेबल होगा। हाउएवर इट्स नॉट ऑलवेज। पैराग्राफ 2 ने बोला इवन द सोर्स स्टेट कैन ऑल्सो टैक्स द सेम, अगर चाहे तो कौन टैक्स लगा सकता है, सोर्स। बट टू चेंज द रेजिडेंट ऑफ अदर स्टेट, टू चेंज नहीं, सॉरी, टू चार्ज द रेजिडेंट ऑफ अदर स्टेट, कितना परसेंटेज यहां पे टैक्स लेवी करेगा ये बायलेटरल नेगोशिएशन से तय करेंगे, सेम लाइक इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल वी लेविड इक्वलाइजेशन लेवी, सो बेसिकली दैट इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि भाई 6% हम लोग लेवी करेंगे यहाँ पे। इट इज नॉट टू मच, इट्स नॉर्मल ओनली। तो बेसिकली ये हम लोगों ने यूएन मॉडल में अलग किया, इसका सिर्फ एक ही पर्पज है, हम यहाँ पे पीई देखना नहीं चाहते। ओईसीडी यहाँ पे पीई के हिसाब से इसको टैक्स लगाता, जो थोड़ा तो इररिलेवेंट सा हो जाता। तो कहीं पे यहाँ पे लिख देना, पीई कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर।
अच्छा, सिमिलरली फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस वगैरह में भी लिख देना पीई कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल। तो ओईसीडी मॉडल है, वहां पे पीई आ जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट बोल के, यहां पे नहीं आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट टिक कीजिए कैपिटल गेन वाले आर्टिकल को। सो रेजिडेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस प्रॉफिट एंड इवन कैपिटल गेन्स, ये चार चीज अब तक मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाई ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, आप कोई भी डीटीडब्ल्यू पढ़ लो, मेनली जो कैपिटल गेन की इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल इन अ कंट्री इन विच ही इज अ रेजिडेंट। हमारा सेक्शन 9 कुछ भी बोले, इफ असेट लोकेटेड इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया, पर डीटीडब्ल्यू मेनली फोकस करता है रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन पे, चाहे ओईसीडी मॉडल हो चाहे यूएन मॉडल हो। हाँ, मेनली क्या लिखता है यहाँ पे, जनरली इट विल बी टैक्सेबल इन रेजिडेंट स्टेट, बोथ ओईसीडी यूएन। हाँ, कुछ कुछ डीटीडब्ल्यू इसका शेयरिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई थोड़ा कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन रेजिडेंट कंट्री, थोड़ा टैक्सेबल इन सोर्स कंट्री, दैट कैन बी पॉसिबल, वो बायलैटरल नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। पर जो मेन कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी होती है जनरली वो कहां पे होती है, इन द कंट्री इन विच ही इज अ रेजिडेंट एंड नॉट इन अ सोर्स कंट्री। पर हर एक डीटीडब्ल्यू के अंदर कंपलसरी ये पॉइंट तो होता ही है, राइट्स विल ऑलवेज बी विथ सोर्स कंट्री। बाकी भले पूरा कैपिटल गेन आप रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल करो, पर एक ऐसा कैपिटल गेन है जो सोर्स कंट्री में टैक्सेबल होगा, इफ किसी भी कंपनी की मोर देन 50% वैल्यू of the shares in last 365 days is derived from immovable property in the source state, basically our वोडाफोन केस, जो हमने सेक्शन 9 के अंदर अमेंडमेंट लाया कि भाई अगर मोर देन 50% असेट लोकेटेड इन इंडिया, सब्सटेंशियली लोकेटेड इन इंडिया, इन दैट केस आपका जो शेयर है उसकी वैल्यू भी कहां से डिराइव होगी, ऐसा माना जाएगा इंडिया से। ऐसा हर एक डीटीडब्ल्यू के अंदर बरसों से है। वी आर वेरी लास्ट ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने अपने सेक्शन में इसको इंकॉर्पोरेट किया। हमारे पहले के हर एक डीटीडब्ल्यू के अंदर भी एक क्लॉज था कि मोर देन 50% अगर लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, इसीलिए जब हमें वोडाफोन को यहाँ पे टीडीएस का हम लोगों ने प्रोविजन बोला, तो डीटीडब्ल्यू के अंदर तो ये चीज थी। सी वाई, कोई भी ऐसा प्रोविजन ना होने पे थोड़ी फाइनेंस मिनिस्टर को सपना आता है कि मैं आज टीडीएस की नोटिस भेज दूं। उन्होंने डीटीडब्ल्यू के हिसाब से नोटिस भेजी। But at the same point of time, वोडाफोन ने क्या बोला, that this provision is there in your act, nowhere. And what prevail, डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, ऐसा बोल के सीधा बाईपास हो गया। क्यों? क्योंकि डीटीडब्ल्यू में है पर एक्ट में नहीं है, ये उल्टा हो गया। और इसीलिए यहाँ पे एक्ट में हमने बाद में अमेंडमेंट लाया टू मेक इट सिमिलर लाइक अवर ऑल डीटीडब्ल्यू। तो ऐसे प्रोविजन बरसों से होते हैं, 50% से ज्यादा वैल्यू डिराइव होती है अगर सोर्स कंट्री से, तो उस कंपनी के शेयर्स भी कहां के माने जाएंगे, सोर्स कंट्री के। So yes, this is like Vodafone case. But what is more important is this. यूएन मॉडल एक एक्सेप्शन देता है। देखो, जनरली कैपिटल गेन कहां पे टैक्सेबल होता है, रेजिडेंट कंट्री में। अच्छा, ओईसीडी हो या यूएन मॉडल, दोनों में ही कहां पे टैक्सेबल होता है, रेजिडेंट कंट्री में। पर उसका एक एक्सेप्शन है। नाउ व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, अगर मोर देन 50% असेट लोकेटेड इन सोर्स कंट्री, तो उस कंपनी के शेयर्स बेचने का कैपिटल गेन कहां पे टैक्सेबल होगा, सोर्स कंट्री। ये एक्सेप्शन कहां पर है, ओईसीडी के यूएन, दोनों में। अब एक ऐसा एक्सेप्शन है जो सिर्फ कहां पर है, यूएन में। ना व्हेन आई से एक्सेप्शन, इसका मतलब हम जो अब डिस्कस करने जाएंगे वो कैपिटल गेन कहां पे टैक्सेबल होगा, सोर्स कंट्री में, क्योंकि मेन रूल बोलता है रेजिडेंस टैक्सेशन। अब यूएन मॉडल का एक्सेप्शन ये बोलता है, जनरली राइट टू टैक्स कैपिटल गेन इज विथ रेजिडेंट स्टेट। UN model allows the state, that is the country, to tax the gain from alienation of the rights granted under the law of that state, as long as these rights allow the use of resources of that which are naturally presented in that state. पढ़िए इतनी लाइन वापस से एक बार शांति से। आज मान लो यूएस का कोई पर्सन है,
वो वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी बेचे, हर एक ट्रीटी के हिसाब से उसका कैपिटल गेन कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, यूएसए में, भले सेक्शन 9 कुछ भी बोलता हो इंडिया का, क्योंकि प्रिवेल करता है डीटीडब्ल्यू फाइनली इफ इट इज बेनिफिशियल। बट अगर यूएस के इस पर्सन ने इंडिया के कोई माइनिंग राइट्स खरीदे, अब माइनिंग राइट खरीदे यानी ये तो एक ऐसा राइट है जो सिर्फ कौन दे सकता है, इंडिया की गवर्नमेंट। और ये जो राइट्स है वो किस चीज से जुड़े हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रेजेंट भी कहां पर है, इंडिया में। इसे बेचने का कैपिटल गेन यूएन मॉडल के हिसाब से कहां पे टैक्सेबल होगा, इंडिया में, सोर्स में। यानी आपका कोई भी दूसरा कैपिटल गेन रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल कर दो, पर अगर सोर्स कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स थे आपके पास जो यहां की गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किए थे, और वो राइट्स आप किसी को ट्रांसफर करोगे और आपको कैपिटल गेन आएगा, वो हमेशा कहां पे टैक्सेबल होगा, सोर्स कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिशिंग कोटास, right to fell timber in forest, right to extract water, right for oil etc. सो बेसिकली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़े हुए राइट्स है जो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, अगर ये राइट्स आपके पास है एज अ फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट के तौर पे, और वो राइट आप यहां पे किसी को ट्रांसफर करोगे, एलिनिएट करोगे, तो वो कैपिटल गेन कहां पे टैक्सेबल होगा, सोर्स कंट्री में। This provision don't give right to tax the transfer of the rights generated because of any private party contracts. See, ये सिर्फ कौन से राइट्स की बातें कर रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी दूसरे राइट आप लोग ट्रांसफर करो, इंडिया की कोई कंपनी मैनेज करने का आपके पास राइट था और वो राइट आपने ट्रांसफर किया, कहां पे टैक्सेबल होगा, इन योर ओन कंट्री। पर सर राइट्स ट्रांसफर किए, क्या नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ा था, नहीं, ये तो कोई प्राइवेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था, इसके राइट्स ट्रांसफर करने पे कहां पे टैक्सेबल होंगे, रेजिडेंट कंट्री। सो लाइक नो हाउ, बिकॉज इट इज नॉट रिसोर्स नेचुरली प्रेजेंटेड, सो दिस काइंड ऑफ कैपिटल गेन ऑलवेज टैक्सेबल इन रेजिडेंट स्टेट। तो ये लोग है ना यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट्स दे सकते हैं और सिर्फ पूछ सकते हैं इनकम टैक्स गया, सी यहाँ पे कंफ्यूजन कहां पे होगा, हमारा सेक्शन 9 क्या बोलता है, असेट लोकेटेड इन इंडिया, तो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हाँ, पर वो पॉइंट तब आता है जब डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता उस कंट्री के साथ। मान लो ये पर्सन किसी ऐसी कंट्री का है जिसके साथ हमारा डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट करता है, तो वो तो क्या बोल देता है, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। पर यहां पे अगर कोई नेचुरल रिसोर्स आपकी कंट्री का है और वो ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका कैपिटल गेन कहां पे टैक्सेबल होगा, सोर्स कंट्री में। और अगर कोई दूसरा राइट ट्रांसफर करे जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, प्राइवेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा, अगेन रेजिडेंट कंट्री में। तो ये यूएन मॉडल का जो एक्सेप्शन है वो बहुत ध्यान में रखना है। ये दोनों आर्टिकल 12B एंड 13 अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसमें भी स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 फर्स्ट। करेक्ट, पर अगर मोर देन 50% वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम इंडिया तो वो एक्सेप्शन है ऊपर। हाँ, क्योंकि वो तो उस एक्सेप्शन में कहीं ना कहीं कवर्ड हो जाएगा, मोर देन 50% असेट लोकेटेड इन इंडिया बोल के। राइट्स ट्रांसफर करने पे ऑलवेज कैपिटल गेन आएगा, पर अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट कंट्री के राइट्स ट्रांसफर करोगे तो सोर्स कंट्री में टैक्सेबल, दूसरे कोई राइट्स ट्रांसफर करोगे रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल। ट्रांसफर पे एक्सट्रैक्ट करके बेचेंगे वो तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो गया, और आपके माइन वगैरह है आपकी कंट्री में तो पीई भी एस्टेब्लिश हो गया, तो दैट मच प्रॉफिट ऑलवेज टैक्सेबल इन सोर्स कंट्री, क्योंकि वो तो बिजनेस प्रॉफिट वाले में कवर हो गया ना, वो थोड़ी कैपिटल गेन। बुलबुल। ओके, आपने किसी को हेल्प के लिए हेल्प मांगा और उनकी सर्विसेज ली बेसिकली, सो नाउ दैट विल बी आइदर फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज और इट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस प्रॉफिट अगर नॉर्मल सब कॉन्ट्रैक्ट जैसा काम हो गया।
अगर उस पर्सन का यहाँ पे पीई एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी वो बंदा कर रहा है, तो कोई ना कोई ऑफिस वगैरह ओपन करके वो बिजनेस करेगा, और उसके थ्रू जो बिजनेस होगा तो पीई इन इंडिया, वो प्रॉफिट तो उसे इंडिया में टैक्सेबल ही हो जाने वाला है। सिमिलरली अगर आप उसे फीस और टेक्निकल सर्विस में लेके जा रहे हो, तो उसने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की फॉर एग्जांपल, तो सोर्स इंडिया में हो गया, तो आर्टिकल 12A के हिसाब से वो भी कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, इंडिया में। जब वो राइट्स ट्रांसफर करने की बारी आती है, तब हम कैपिटल गेन का आर्टिकल देखते हैं। नॉर्मल जो बिजनेस होता है वो बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से ही हम लोग देखेंगे। दैट इज अवर आर्टिकल 7। करेक्ट, पर वो 200 नॉटिकल माइल तक का होता है ना। तो इंडिया की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, आपकी कंट्री की डेफिनेशंस वगैरह भी आपको देखना पड़े। प्राइवेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में इमूवेबल ही आएगा, जैसे नो हाउ लिखा है। सी हम लोग यहाँ पे राइट्स की बातें कर रहे हैं, और इसलिए मैंने नो हाउ वगैरह लिखा। इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह इंडिया में है, अगर आप बेच रहे हो, स्टिल इट विल बी टैक्सेबल इन योर रेजिडेंट कंट्री, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल पॉइंट में कवर हो जाता है। ये वाला एक्सेप्शन सिर्फ राइट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सोर्स कंट्री के कोई नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स ट्रांसफर करोगे, दैट कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन सोर्स कंट्री। दूसरे कोई राइट्स वगैरह ट्रांसफर करोगे, दैट विल बी टैक्सेबल इन योर रेजिडेंट कंट्री। नाउ आर्टिकल 14, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। देखो, जब आर्टिकल 12A हमने पढ़ा, विच इज ओनली देयर इन यूएन मॉडल, नॉट इन ओईसीडी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कहां पे टैक्सेबल होता है, मेनली रेजिडेंट कंट्री, पर चाहे तो कौन टैक्स लगा सकता है, सोर्स कंट्री, परसेंटेज म्यूचुअल अग्रीमेंट से तय होंगे। What is fees for technical service, managerial consultancy, etc.? Per what it excluded? Payment for employee, payment for teaching, payment by industry for services for personal use. That is independent personal service. इसे एक्सक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि वो इंक्लूड कहां पर है, आर्टिकल 14 के अंदर। अच्छा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का आर्टिकल कौन सा, 12A। पर्सनल सर्विस के लिए कौन सा, 14। ये दोनों ही ओईसीडी मॉडल में नहीं है। ओईसीडी मॉडल में ये पहले था जो रिमूव कर दिया गया। अब ये सारी चीजें वो कहां पे लेके जा रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट, आर्टिकल 7। यानी आप समझो, ओईसीडी मॉडल में आपकी सारी इनकम का ऑलमोस्ट बेस आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और यूएन मॉडल आपके पी को इग्नोर करके आपके अल्टीमेट सोर्स तक जाना चाहता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें आर्टिकल 7 से निकाल के अलग अलग आर्टिकल्स में डाल दी, और वो हर एक आर्टिकल में उन्होंने पी का रेफरेंस हटा दिया। जैसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस डोंट टेल एनीथिंग अबाउट पी, इट ओनली टेल अबाउट सोर्स, लाइक अवर सेक्शन 9। तो यहां पे बात हो रही है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस, आर्टिकल 14। ओईसीडी मॉडल में पहले था, जो 2000 के साल में ही डिलीट हो गया। यूएन मॉडल में ये आर्टिकल 14 आज भी है। पर्सनल इंडिपेंडेंट सर्विस का मतलब आप क्या समझोगे, टीचिंग सर्विस हो गई, एजुकेशन सर्विस, मेडिकल सर्विस हो गई, ट्रेनिंग सर्विसेज हो गई, कोई भी इस तरीके की सर्विस जो आपके बिजनेस के लिए नहीं है, मेनली आपके पर्सनल पर्पस के लिए है, पर्सनल यूज के लिए है। दैट इज इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। हु विल टैक्स, ये सेम फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जैसा। जनरली कौन टैक्स लगाएगा, रेजिडेंट कंट्री। हाउएवर सोर्स कंट्री विल ऑल्सो टैक्स इफ, अब इसने दो क्राइटेरिया बोले, सोर्स कंट्री कब टैक्स लगा सकता है, या तो आपका पीई इंडिया में है, लाइक आर्टिकल 7, दैट पर्सन हैज अ फिक्स बेस रेगुलरली अवेलेबल इन सोर्स स्टेट टू परफॉर्म एक्टिविटी, दैट इज पी, तो उसको अट्रीब्यूट होती हुई इनकम चार्जेबल होगी। तो ये तो आर्टिकल 7 भी बोलता था। हाँ, पर इसमें और एक चीज ऐड कर दी, और करके पी वगैरह नहीं है, पर अगर आपका स्टे जो हो रहा है सोर्स कंट्री में, वो 183 डेज से ज्यादा है इन लास्ट 365 डेज, तो भले पीई नहीं है, पर 183 डेज से ज्यादा रह लिए, तो हम मान लेंगे कि आपकी वो सर्विसेज कहां पे टैक्सेबल हो जाएगी, सोर्स कंट्री में। पर जितना उस इंडिया में रहने के वजह से आपकी इनकम हुई, अट्रीब्यूटेबल इनकम, वो। सर अगर हम लोग वहां से रह के ऑनलाइन ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू वॉन्ट कवर्ड ओवर हियर, यू विल बी कवर्ड इन आर्टिकल 12B, ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज। तो यूएन मॉडल ने सारा बाइफर्केशन सोच समझ के किया हुआ है। ये स्टे के वजह से होगा तो आर्टिकल 14, वहां से ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड करोगे तो आर्टिकल 12B, और वहां पे नंबर ऑफ डेज वगैरह नहीं देखा, सीधा बोल दिया सोर्स में टैक्सेबल कर दो। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस सोर्स में कब टैक्सेबल होगा, पहले तो रेजिडेंट कंट्री में होगा। सोर्स में कब टैक्सेबल हो सकता है, या तो पीई इंडिया में है, या तो लास्ट 365 डेज में से कितने डेज आप इंडिया में रहे, मोर देन, यानी सोर्स में रहे मोर देन 183 डेज, और जितनी अट्रीब्यूटेबल इनकम है उतना ही क्या होगा, टैक्सेबल।
What is independent service? It include scientific, literacy, artistic, educational, teaching, physicians, lawyers, engineers, accountants, etc. Because this all things were not fees for technical services. What it exclude? Industrial commercial activity covered by business profit, क्योंकि वो आर्टिकल 7 में चला जाएगा. सर्विसेज विच इज डिपेंडेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, वो आपके आगे वाले कॉमन अदर इनकम में चला जाएगा. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, क्योंकि वो आर्टिकल 12A में चला जाएगा. तो बेसिकली जो अलग अलग आर्टिकल में कवर हो रहे हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे. सो मेनली इट रेंडर्ड फॉर पर्सनल यूज, देन इट इज नॉट एफटीएस, इट इज इंडिपेंडेंट सर्विस. अगर बिजनेस के लिए है तो आर्टिकल 12A या तो आर्टिकल 7, और अगर पर्सनल इंडिपेंडेंट सर्विस है, इंडिया में रह के प्रोवाइड करोगे तो आर्टिकल 14, ऑनलाइन प्रोवाइड करोगे आर्टिकल 12B, ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज. तो इस तरीके से अलग अलग आर्टिकल में आपको अपने आप को फॉलो करना पड़ेगा. हर किसी की कंडीशन में माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस है. आर्टिकल 7 पीई पे फोकस करता है, आर्टिकल 12A सोर्स पे फोकस करता है, आर्टिकल 12B सोर्स पे फोकस करता है, आर्टिकल 14 पीई या तो स्टे इन इंडिया, दैट इज स्टे इन द सोर्स मोर देन 183 डेज पे फोकस करता है. तो ये सारी चीजें कुछ अलग अलग है. रिफर दिस वंस. बिजनेस है तो या तो आर्टिकल 7 या तो 12A. हाँ, तो पर अगर ओईसीडी मॉडल है तो देर इज नथिंग कॉल्ड 12A, देर इज ओनली आर्टिकल 7. तो यू हैव टू सी DTAA, डिसाइड करना पड़े. एफटीएस है तो 12A, नहीं है तो आर्टिकल 7. करेक्ट. फॉर डिजिटल सर्विस ओईसीडी मॉडल में तो सब कुछ आर्टिकल 7 ही है, बिजनेस प्रॉफिट, वो सब पी के हिसाब से. पर अगर डिजिटल सर्विस यूएन मॉडल में देखेंगे तो देर विल बी आर्टिकल 12B, जो सोर्स पे फोकस कर देता है. करेक्ट. तो वॉट एवर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम 12A विल बी कवर्ड इन आर्टिकल 14, पर एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी एक्सक्लूडेड थी, यहां पे भी एक्सक्लूडेड है. सैलरी के लिए अलग चीज है. तो एफटीएस में से जो निकलेगा वो सब यहाँ पे नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा यहाँ पे. बराबर. 12A 12B डोंट फोकस ऑन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, एंड दैट्स हाउ ओईसीडी एंड यूएन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर लेमन सेंस में मैं समझाऊं ना, तो अपना जो सेक्शन 5 है ना, स्कोप ऑफ इनकम, उसमें पॉइंट नंबर टेबल का 3 इनकम अक्रूड इन इंडिया, 4 डीम टू अक्रू इन इंडिया. पॉइंट 3 इज लाइक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, पॉइंट 4 इज लाइक मेन सोर्स. तो पॉइंट 3 जो है ना वो पीई वाला पॉइंट हो गया, पॉइंट 4 जो है वो मेन सोर्स वाला पॉइंट हो गया. ओईसीडी मॉडल सिर्फ पॉइंट 3 के बारे में बातें करता है, जबकि यूएन मॉडल पॉइंट 3 की भी बातें करता है, पॉइंट 4 की भी बातें करता है, लाइक दिस. फिर आर्टिकल 21 अदर इनकम, जो किसी का नहीं वो इस आर्टिकल का है, और बहुत ही डिप्लोमेटिक है. पहले रेजिडेंट कंट्री टैक्स लगा सकती है, पर यूएन मॉडल ने क्या बोला? अच्छा, ओईसीडी ने तो सिर्फ इतना ही बोला रेजिडेंट ही टैक्स लगा सकती है. यूएन मॉडल ने क्या बोला? रेजिडेंट भी लगा सकती है, पर फोकस हम मेनली किस पे करेंगे? सोर्स. सोर्स जहां पर है वो इनकम वहां पे टैक्सेबल, लाइक हाउस प्रॉपर्टी इनकम. इमूवेबल के लिए तो अलग से हम लोगों ने आगे पढ़ लिया, पर फिर भी बाकी जितनी भी इनकम आपकी रह जाती है मेनली कहां पे टैक्सेबल? ओईसीडी है तो रेजिडेंट, यूएन मॉडल है तो कहां पे टैक्सेबल होगा? सोर्स कंट्री के अंदर.
अभी आर्टिकल 23A एंड 23B क्या है? एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। सी ये बेसिकली ये बोलता है कि ऊपर की सारी चीजें पढ़ने के बाद भी अगर डबल टैक्स लग रहा है तो उसको एलिमिनेट कैसे करोगे? तो भाई डीटी डबल ए है ही क्यों तुम्हारा, ये पूरा है ही डबल टैक्स रिमूव करने के लिए, तो उसका तो आर्टिकल यहाँ पे होना चाहिए। कौन सी मेथड से रिमूव किया जाएगा? सो लेट से तुम्हारी कंट्री ने टीडीएस काट दिया, अल्टीमेटली डीटी डबल ए पढ़ के लग रहा है कि भाई दूसरी कंट्री में वो चीज टैक्सेबल है, या वाइसा वर्सा। सो इन दिस केस डबल टैक्स को रिमूव कैसे किया जाएगा? तो इस डीटी डबल ए ने दो मेथड दी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। एग्जम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड जनरली कौन यूज करता है? वो कंट्री जिसके आप नॉन रेजिडेंट हो। और क्रेडिट मेथड कौन यूज करता है? वो कंट्री जिसके आप रेजिडेंट हो। वो आपके टोटल टैक्स में से जो दूसरी कंट्री का टैक्स है वो क्या कर देगी? माइनस। that is also derived from this model only. आर्टिकल 23A 23B, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। किस तरीके के दो टैक्सेशन डबल तरीके से हो सकते हैं? एक जुरिडिक्शनल डबल टैक्स, एक ही इनकम एक ही पर्सन को दो अलग अलग कंट्री में टैक्स लगाओ। सेम इनकम और कैपिटल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सेम पर्सन बाय मोर देन वन स्टेट, एक रेजिडेंट एक सोर्स। दूसरा हो सकता है इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन की बात मैंने की थी, फॉर एग्जांपल वे बैक हम लोगों के लिए डिविडेंड क्या था? फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर जो है, हम उसको टैक्स नहीं लगाते, हम पार्टनरशिप फर्म को टैक्स लगाते हैं। और लेट्स से यूएसए के अंदर वो लोग पार्टनर को टैक्स लगाते हैं, तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म को टैक्स लगाएंगे और पार्टनर को एग्जाम कर देंगे। अरे पर वो पार्टनर यूएसए का है, यूएस वाला उस पर भी टैक्स लगाएगा। यानी एक ही इनकम पे दो अलग अलग लोगों से टैक्स ले लिया। किसने? दो अलग अलग कंट्री ने। इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। सेम इनकम इज टैक्सेबल टू टू डिफरेंट पर्सन इन टू डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, पर इसके सॉल्यूशन के लिए डीटीडब्ल्यू क्या बोलता है? आप बायलेटरल नेगोशिएशंस करके सॉल्व करना, इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप इंटरनली सॉल्व करना पड़ेगा बायलेटरल नेगोशिएशन से, कि कौन सी कंट्री एग्जम्पशन दे देगी, कौन सी कंट्री फाइनली टैक्स लगाएगी। ये जो सॉल्यूशन देता है वो मेनली किसके लिए देता है? जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन। कि भाई एक ही पर्सन को जब दो कंट्री में टैक्स लगता है तो कौन सी मेथड से वो रिमूव किया जाए। आर्टिकल 23A बोला एग्जम्पशन मेथड, टैक्स एग्जम्पशन इन रेजिडेंट कंट्री इफ डबली टैक्स्ड। क्रेडिट मेथड क्या बोला? 23B, रेजिडेंट्स कंट्री विल गिव क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इन सोर्स स्टेट। तो टैक्स एग्जम्पशन इन, प्लीज एग्जम्पशन मेथड जो है ना उसमें रेजिडेंस की जगह करो सोर्स। हम लोग किसको एग्जम्पशन मेथड में कवर करते हैं? नॉन रेजिडेंट्स को, यानी हम लोग सोर्स है फिर भी हम उसको एग्जाम कर देते हैं, क्योंकि ये टैक्सेबल कहां पे होने वाला है? रेजिडेंट कंट्री में। बोथ मेथड्स कैन बी अप्लाइड एट सेम टाइम फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। आप मिसमैच भी कर सकते हो, इसका फिक्स नहीं है ये कुछ भी। तो ठीक है, हम लोग मिसमैच ही करते हैं, अपने नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जम्पशन मेथड और रेजिडेंट के लिए टैक्स क्रेडिट मेथड, वी डू दैट मिसमैच। ठीक है, तो याद रखना ये भी एक थियरी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन आर देयर एक्सप्लेन। ऐसा थियरी क्वेश्चन बीकॉम का नहीं हुआ, ये क्वेश्चन फाइनल का ही हुआ। देखो दो डबल टैक्सेशन किस तरीके के हुए? जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन, इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन यानी एक ही पर्सन को एक ही इनकम पे दो कंट्री में टैक्स लगता है। इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन यानी एक ही इनकम पे दो अलग अलग पर्सन को दो अलग अलग कंट्री में टैक्स लगता है। इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन सॉल्व कैसे होगा? बायलैटरल नेगोशिएशन। जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन सॉल्व कैसे होगा? आर्टिकल 23A आर्टिकल 23B, यानी या तो एग्जम्पशन मेथड या तो टैक्स क्रेडिट मेथड। जनरली एग्जम्पशन मेथड कौन सी कंट्री देती है? सोर्स कंट्री। और टैक्स क्रेडिट मेथड कौन सी कंट्री यूज करती है? रेजिडेंट कंट्री। आप चाहो तो क्या कर सकते हो? इसका मिसमैच भी कर सकते हो। पढ़ो ये आर्टिकल एक बार। सो बेसिकली ये डबल टैक्सेशन वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट टिक करना अगेन।
रेजिडेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस प्रॉफिट, फिर कैपिटल गेन वाला पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाया, एंड दिस डबल टैक्सेशन वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था कल इंटरप्रिटेशन के अंदर, दैट वाज मैप, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसेस। फिर अगर इंटरप्रिटेशन में इश्यू आते हैं, अगर आपके ट्रीटी के हिसाब से डिस्प्यूट होते हैं, तो ये डिस्प्यूट को रिजोल्व करना पड़े। रिजोल्व करने के लिए आप इंटरप्रिटेशन के अलग अलग रूल अपना सकते हो, फॉरेन कोर्ट के जजमेंट ध्यान में ले सकते हो, वगैरह वगैरह। पर मान लो इन सब से भी आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि व्हाट शुड बी द फाइनल आउटकम, तो हर एक डीटीडब्ल्यूए एक मैप के बारे में बोलता है, दैट इज म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसेस। ये एक आर्बिट्रेशन करवाने का बोलता है। ये पहले तो बोलता है, अगर यूएन मॉडल है तो वो पहले बोलता है थर्ड पार्टी को पिक्चर में लाओ ही नहीं। जो भी कंट्री के पर्सन को कोई डिस्प्यूट जैसा लग रहा है, वो अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास चला जाए, अपने मिनिस्ट्री के पास चला जाए, वो इसका सॉल्यूशन लाएगी। अगर मान लो वो मिनिस्ट्री से भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप उस मिनिस्ट्री को बोलिए, वो आपका केस कहां पे लेके जाएंगे? आर्बिट्रेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन इन अ नॉर्मल कोर्स? there was a act in your law subject called Arbitration and Conciliation Act 1996। अब वो एसपीओएम में चला गया। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट गलत चीज है। हाँ, मीन्स सी आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट वर्ड कब आता है ये समझाओ, बराबर थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से बराबर समझ रहे हो। पर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट तब आता है व्हेन यू आर एक्चुअली इन अ कोर्ट एंड कोर्ट इज गिविंग यू अ टाइम कि आप चाहो तो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करके आ जाओ, केस विड्रॉ कर लो। ये आर्बिट्रेशन का मतलब है आप पहले से कोर्ट में जा ही नहीं रहे हो, यू आर गोइंग विथ अ थर्ड पार्टी टू हुम यू बोथ कंसिडर न्यूट्रल, और वो एक कोर्ट की तरह आप लोगों की बातें सुनेगा, और वो जो जजमेंट देगा वो आप रजिस्टर करवा लेना, वो फाइनल माना जाएगा, ताकि हमारे जुडिशियल सिस्टम का टाइम ना बदले, हमारी लीगल सिस्टम जो है उसका टाइम ना बिगड़े यहां पे। तो बेसिकली कोर्ट जैसा ही एक एटमोस्फियर क्लियर करो, पर कोर्ट के पास नहीं, कोई थर्ड पार्टी के पास, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। यू कैन नॉमिनेट हिम ऑल्सो एज आर्बिट्रेटर। अच्छा, कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? कंसे ऐसे ही समझा रहा हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट ऐसे ही कंसिलिएशन वर्ड जब आता है ना, इसका मतलब है आप कोर्ट में जा रहे हो, उससे अच्छा कोई थर्ड पार्टी के पास जाओ, लाइक आर्बिट्रेशन। पर ये थर्ड पार्टी किसी एक को फेवर नहीं करेगी, वो कोई इन बिटवीन का रास्ता निकालेगी कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, ताकि दोनों में से किसी को बुरा ना लगे। अब देखो, कंसिलिएशन करना रियल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बीच का रास्ता निकलता तो दोनों ने निकाल लिया होता। आर्बिट्रेशन ही सबसे ज्यादा वैलिड होता है कि भाई कौन सही कौन गलत। तो आर्बिट्रेशन सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म की डीड उठा के देख लो, वहां पे एक पॉइंट लिखा जाता है, कभी भी पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा, दे विल रिफर टू आर्बिट्रेशन। भाई कोर्ट में मत जाना, पहले कहां पे चले जाना? थर्ड पार्टी के पास, दैट इज आर्बिट्रेशन करवा लेना। कोई भी थर्ड पार्टी को आप नॉमिनी बना सकते हो। तो हमारी जो पुरानी पंचायत सिस्टम वगैरह है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम, बट इट इज लाइक आर्बिट्रेशन के कोर्ट में जाने के बजाय किसी थर्ड पार्टी से आप अपना रिजोल्यूशन करवा लो। तो ये एक्ट क्यों बना? पेंडिंग फाइल्स को कम करने के लिए। कोर्ट में वैसे भी इतने केस पड़े हुए हैं, क्या छोटी छोटी बातों पे आ जाते हो? थर्ड पार्टी के पास जाओ, वो भी सॉल्व कर सकता है मामले को। सिमिलरली म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसेस। अरे जब दो कंट्री में कोई नेक्सस बन ही नहीं रहा है, दो कंट्री के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई थर्ड कंट्री की सिस्टम, कोई थर्ड कंट्री की मिनिस्ट्री आप आर्बिट्रेटर के तौर पे नॉमिनेट कर लेना, उसके पास ये केस लेके चले जाना, वो आपको बताएगा कौन सही कौन गलत, और वो फाइनल माना जाएगा, इट विल बी बाइंडिंग टू ऑल। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसेस आर्बिट्रेशन की बातें करता है। इफ टैक्स पेयर बिलीव्स that treatment accorded by country, treatment followed by country is not as per the treaty, then there is a need for a dispute resolution। ओईसीडी मॉडल ने एक ही चीज बोली, यूएन मॉडल ने दो ऑप्शन दिए मैप के। ओईसीडी मॉडल ने क्या बोला? टैक्स पेयर मे रिक्वेस्ट टू आइदर ऑफ द कंट्री। फिक्स नहीं, तुम जिसके नेशनल हो उसी के पास नहीं जाने का, चाहो तो तुम दूसरी कंट्री जो है उसके मिनिस्ट्री के पास भी जा सकते हो, उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो कि मेरा मामला सॉल्व करो। तुम अपनी कंट्री की मिनिस्ट्री के पास भी जा सकते हो, दोनों कंट्री से तुम्हारा लेना देना है, तुम दोनों में से कहीं से भी जा सकते हो, अपना मामला सॉल्व करवा सकते हो। यूएन मॉडल क्या बोलता है? ऑप्शन वन, गो टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, या तो कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, किसी के भी पास मुंह उठा के मत चले जाना, उसी कंट्री की मिनिस्ट्री के पास जाना, उसी कंट्री की कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ये मामला लेके जाना जिस कंट्री के तुम क्या हो? रेजिडेंट। अगर मान लो तुम्हें उस मिनिस्ट्री पे विश्वास नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर 2, यू डायरेक्टली रिफर टू आर्बिट्रेशन प्रोसेस। आप उस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करो कि तू मामला मत देख, तेरे से नहीं हो पाएगा, आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, थर्ड कंट्री की हेल्प लेते हैं। तो रिफर आर्बिट्रेशन प्रोसेस एज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसेस। डीटीडब्ल्यू के अंदर जिस तरीके से आर्बिट्रेशन है आप वो ऑप्ट करो। यानी देखो आर्टिकल 25 अपने आप को कितना सेफ फील करवा रहा है कि भी सबसे पहले आर्बिट्रेशन में भी नहीं घुसना है, पहले तो मिनिस्ट्री के पास जाना है। अगर वो कोई सॉल्यूशन ना ला पाया तो फिर कहां पे जाना है, आर्बिट्रेशन। ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है, किसी भी कंट्री के पास जा सकते हो। अच्छा, यूएन मॉडल क्या बोलता है, सबसे पहले किसके पास जाने का, रेजिडेंट कंट्री। मजा नहीं आ रहा है बाद में क्या करोगे आप, ऑप्शन नंबर 2, आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हो। अब देखो ओईसीडी में भी आप आइदर ऑफ द कंट्री के पास जा रहे हो, पर वो भी कोई सॉल्यूशन ना ला पाए तो फ्यूचर में आप क्या करोगे, उसमें भी आर्बिट्रेशन करोगे। अच्छा, यहां पे भी आर्बिट्रेशन की बात है, यहां पे भी आर्बिट्रेशन की बात है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ओईसीडी एंड ऑप्शन 2 ऑफ यूएन। ओईसीडी के अंदर आर्बिट्रेशन करवाने की टाइम लिमिट है 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू बोथ कंपिटेंट अथॉरिटी। सो अपने आइदर ऑफ द कंट्री के पास गए थे अपना मामला लेके, सारा डेटा उन लोगों को आपने दे दिया था, उन लोगों से नहीं हो पाया, फाइनली वो लोग आर्बिट्रेशन में चले गए। ये सब कंप्लीट कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 2 years। 2 years कहां से गिने जाएंगे, फ्रॉम डेट ऑन विच दैट पार्टी हैज गिवन ऑल द डेटा टू दैट अथॉरिटी। आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट कौन करेगा, इन राइटिंग बाय पार्टी हु इनिशिएट द केस। तो आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट उस पार्टी को ही करना पड़ेगा जिसने ये केस मिनिस्ट्री के आगे लेके गई थी। यूएन मॉडल क्या बोलता है, आर्बिट्रेशन में कब जाने का, इफ कंपिटेंट अथॉरिटीज अनेबल टू रीच एनी अग्रीमेंट विद इन 3 years फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑफ केस। देखो ओईसीडी मॉडल इज सो क्विक, वो आर्बिट्रेशन कंप्लीट करने का बोलता है 2 सालों के अंदर अंदर, और ये कितना ढीला प्रोसेस है यूएन का, ये बोलता है 3 साल तक तो आपकी मिनिस्ट्री ये केस संभालेगी। 3 सालों तक अगर उनसे ना हो पाया तो उसके बाद कहां पे जाने का, आर्बिट्रेशन। वो आर्बिट्रेशन कितने टाइम तक हो सकता है, नो सच टाइम लिमिट गिवन। यहां पे इन टोटल सब 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यहां पे आर्बिट्रेशन में जाओगे 3 सालों के बाद। तो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस पहले तो यहाँ पे यूएन मॉडल ने आर्बिट्रेशन प्रोसेस को डीले करने का ट्राई किया कि भाई पहले आपकी कंट्री में ही मामला सॉल्व कर दो, ना हो पाए तो 3 सालों के बाद कहां पे जाना, आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द कंट्री। क्या फर्क है, चलो ओईसीडी में कौन रिक्वेस्ट करेगा आर्बिट्रेशन के लिए, पार्टी, जो टैक्स पेयर है वो। यूएन मॉडल के अंदर आर्बिट्रेशन में कौन जाएगा, कंपिटेंट अथॉरिटी, पार्टी नहीं जा सकती। अच्छा, इसमें भी कंपिटेंट अथॉरिटी कैन डिपोर्ट फ्रॉम द आर्बिट्रेशन डिसीजन इफ दे अग्री विद इन 6 months आफ्टर द डिसीजन कम्युनिकेटेड। देखो यहां पे आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट आएगा ना, दैट विल बी बाइंडिंग टू ऑल। यहां पे यूएन मॉडल के अंदर आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट आएगा, अगर दोनों कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है ये तो गलत चले गए हम इसके पास, ये तो कुछ और ही बोल रहा है, तो आप उस आर्बिट्रेशन का रिवॉर्ड, बेसिकली आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट होता है उसे हम रिवॉर्ड बोलते हैं, आर्बिट्रेशन का रिवॉर्ड जो आएगा उसके 6 महीने में ये दोनों इसको नॉट बाइंडिंग डिक्लेयर कर सकता है और कहीं और जा सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। सो इसमें बाइंडिंग है, इसमें बाइंडिंग नहीं है, ये चीजों को खींचने की बातें कर रहा है, ओईसीडी फटाफट कंप्लीट करने की बातें कर रहा है। तो देखो ओईसीडी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पार्टी किसके पास जाती है, किसी भी कंट्री की कंपिटेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री के पास। अगर वो मिनिस्ट्री को लगा कि हमसे हो पाएगा तो वो सॉल्व कर लेंगे, नहीं हो पाया तो वो पार्टी को बोलेंगे यू रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन। ये सारी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, 2 years व्हेन ऑल द डेटा वर गिवन, उससे 2 सालों में। और ये क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा, मानना ही पड़ेगा। यूएन मॉडल के अंदर आप क्या जाओगे, पहले अपनी रेजिडेंट कंट्री की कंपिटेंट अथॉरिटी, वो लोग ये मामला कितने टाइम तक सॉल्व करेंगे, 3 साल। नहीं हो पाया तो 3 साल के बाद आर्बिट्रेशन में रिक्वेस्ट कौन करेगा, कंपिटेंट अथॉरिटी। और वो जो भी जजमेंट जब भी आएगा, क्या वो हमेशा के लिए बाइंडिंग रहेगा, नहीं। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ये लोग इससे क्या कर सकते हैं, डिपोर्ट, यानी इससे थोड़ा अलग व्यू अपना बना सकते हैं। हाँ, 6 महीने तक अगर कोई रिएक्शन नहीं आया तो ये क्या बन जाएगा, बाइंडिंग। आर्बिट्रेशन का जजमेंट आने के 6 महीने तक ही ये ऑप्शन है डिपोर्ट करने का, उसके बाद ये जजमेंट क्या बन जाएगा, बाइंडिंग बन जाएगा। पढ़िए एक बार ये अच्छे से आर्बिट्रेशन प्रोसेस।
हम्म। नहीं, दोनों को मिलके डिपोर्ट करना पड़े, कोई एक बोले मैं नहीं मानता, तो ऐसा नहीं, दोनों को मिलके डिसाइड करना पड़े। आफ्टर तो लिखा ना, आर्बिट्रेशन डिसीजन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कैन डिपोर्ट फ्रॉम आर्बिट्रेशन इफ दे अग्री। दे। बेटा, आर्बिट्रेशन ऑप्शन टू कम्स ओनली आफ्टर ऑप्शन वन। सो कोई पार्टी सीधा आर्बिट्रेशन में यूएन मॉडल में जा ही नहीं सकती, उसको पहले तो अपनी मिनिस्ट्री के पास ही जाना पड़ेगा। और अब वो लोग 3 साल में ये नेक्सस ना बना पाए तो वो लोग कहां पे जाएंगे आर्बिट्रेशन में? सो दिस इज स्टेप वन स्टेप टू जैसा समझ सकते हो। भले वो लिखता है ऑप्शन वन ऑप्शन टू, बट इट इज लाइक स्टेप वन स्टेप टू। तो आर्बिट्रेशन होगा ही थर्ड कंट्री से। खुद की कंट्री में हाउ यू कैन बी न्यूट्रल टू योर सेल्फ? न्यूट्रल तो हमेशा कोई थर्ड पर्सन होगा, तो आर्बिट्रेशन हमेशा थर्ड कंट्री के पास जाके ही करवाया जाएगा। आर्बिट्रेशन पार्टीज यानी दो पार्टी के बीच में, तो यहाँ पे झगड़ा है ही नहीं। ये झगड़ा तो क्या है, आपका और गवर्नमेंट का, कि उन लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग है, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है। तो अब डिपार्टमेंट के लिए पहले आप उसकी मिनिस्ट्री के पास जाओ, वो ना सॉल्व कर सके तो थर्ड पार्टी के पास लेके जाओ, ऐसा। तो यहाँ पे दो पार्टी का तो कोई मामला है ही नहीं। करेक्ट। क्योंकि ओईसीडी मॉडल जो है, उसने बोला आप आर्बिट्रेशन की रिक्वेस्ट सीधा थोड़ी थर्ड कंट्री को करोगे, वो तो किसी मिनिस्ट्री के थ्रू ही कर पाओगे ना। तो आपको आपकी किसी भी दोनों में से कोई भी एक कंट्री की मिनिस्ट्री को बोलना है आई वांट टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, तो वो थर्ड पार्टी थर्ड कंट्री को रिफर करेगी, यानी रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी पार्टी कर रही है, पर आर्बिट्रेशन में आगे कौन बढ़ेगा? कंपिटेंट अथॉरिटी। आप सीधा थर्ड कंट्री के पास चले नहीं जा सकते, प्रोसेस होती है ना उसकी। करेक्ट, आफ्टर 6 मंथ इट विल बी बाइंडिंग इन यूएन मॉडल ऑल्सो। लास्ट इज आर्टिकल 26 विच इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। डीटीडब्ल्यू क्यू क्यू होता है तो तीन चीजों के लिए, डबल टैक्स रिमूव करने के लिए बराबर। दूसरा होता है कि भाई आपके जो भी डिस्प्यूट वगैरह है वो इजीली सॉल्व हो सके। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकवरी वगैरह। आर्टिकल 26 हर एक आर्टिकल्स में होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ओईसीडी बोलो यूएन बोलो दोनों में। टू कंप्लीट टैक्स केसेस, कर्टल क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन। व्हाट इज कर्टल क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन? कर्टल का मतलब है स्टॉप, क्रॉस बॉर्डर बोले तो दो कंट्री का यूज करके, दो कंट्री का यूज करके जब आप टैक्स इवेड करने का ट्राई कर रहे थे, उसको हमें स्टॉप करना है। या टू कर्टल कैपिटल फ्लाइट, एक कंट्री से दूसरी लो टैक्स जुरिडिक्शन में कैपिटल लेके जा रहे हो टैक्स बचाने के लिए, कैपिटल फ्लाइट क्या मतलब है? ये सारे वर्डिंग्स कैसे, ये लोग सोचना पड़े वर्डिंग का मतलब क्या है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैपिटल लेके जा रहे हो जस्ट टू रेड्यूस योर टैक्स, इसे भी हमें स्टॉप करना है। OECD and UN are on same line. One country cannot be expected to provide confidential financial information to other country unless confidence given that it will not be shared to any other unauthorized person. इन शॉर्ट सिंपल भाषा में दे देने का इंफॉर्मेशन, पर जिसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो उससे गारंटी ले लो कि वो किसी और थर्ड पर्सन को ये शेयर करेगा नहीं, वो सिर्फ अपनी अथॉरिटीज वगैरह को ही ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। अच्छा, कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो नॉट टू बी शेयर्ड बाय रीजन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अटर्नी एंड क्लाइंट एज पर डोमेस्टिक लॉ। किसी भी लॉ के अंदर ये प्रोविजन हमेशा रहता है, एज अ क्लाइंट आप अपने एडवोकेट यानी लॉयर से जो बातें करते हो ना, वो कोई मांग नहीं सकता। आज मैं सिंपल एक चीज बोलूं, कितने भी कोर्ट केस होते हैं, एक सही होता है एक गलत होता है। जो गलत होता है उसके लॉयर को तो पता ही है मेरा क्लाइंट गलत है, और वो उसको बचाने के लिए ट्राई करता है। तो क्या मान लो वो दोषी अगर पुरवार हो जाता है, तो जज ये बोल सकता है कि लॉयर तुझे भी तो ये पहले से पता था, हम तुझे भी अंदर कर देते हैं। तो लॉयर बेचारा काम क्या करेगा? तो ये दोनों की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है एक दूसरे की, ये किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं की जाती। ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन वर्किंग इन हिज इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, उसका ये काम ही रहता है। तो आप वो कभी भी शेयर नहीं करवा सकते, ना तो दूसरी कंट्री के साथ। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हो, बट विथ ओनली दैट गारंटी कि वो किसी अनऑथोराइज पर्सन को ये शेयर करेंगे नहीं। सो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का क्लॉज। पढ़ के ऐसा लगे कि शेयर करने का मना कर रहा है, पर फिर आगे एक्सेप्ट पढ़ के लगे कि नहीं भी शेयर करने का बोल रहा है, किसी और को शेयर करने का नहीं। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, किसी और को मत बताना, ये ऐसी बात हुई। सो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वाला क्लॉज ओवर हियर।
बेसिकली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है दैट इज प्योर थियोरिटिकल, केस स्टडी बेस्ड होते तो दैट आई वुड हैव ऑलवेज कवर्ड ओवर हियर। जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाया है दोस थिंग्स विल बी फॉर लास्ट डे, बाकी तो पूरा आपको पढ़ना ही है। लास्ट डे पे जब पढ़ोगे तब जो मैंने 4-5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट टिक करवाए, रेजिडेंट हो गया, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, बिजनेस प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, डबल टैक्सेशन हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे अगेन हमारा एक छोटा सा चैप्टर, थियोरिटिकल चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ दैट इज मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन होता है समाप्त। बट नाउ